उस पल में उसने खुद से कहा, विराज, तुम भाग नहीं सकते। भागना किसी भी समस्या का निवारण नहीं है। डर ही इंसान को ताकतवर बनाता है और डर ही इंसान को कमजोर। उन दोनों में से तुम्हें क्या बनना है, इसका निर्णय तुम्हें खुद करना होगा। खुद पर काबू रखो विराज, तुम्हें लड़ना होगा। विराज, तुम्हें लड़ना होगा। लेकिन थोड़ी देर पहले कमजोर शरीर के बारे में सोचते सोचते उसने फिर से बुदबुदाया, लेकिन कैसे कैसे विराज? लड़ाई शुरू होते ही मृत्यु तुम्हें अपनी ओर खींच लेगी, क्योंकि तुम में शक्तियां नहीं विराज, नहीं नहीं। अपने लोगों को बचाना है तुम्हें, छिप कर रहना होगा, वरना गांव के लोगों को खतरा हो सकता है। खुद से बात करने के बाद उसका शरीर अचानक से शांत होने लगा। दिल की धड़कनें शांत हो गईं और बेचैनी ने उसे त्याग दिया। आधे घंटे से ज्यादा बीत गए, लेकिन उस बहते पानी में उसे बिना सांसों के भी कोई दिक्कत नहीं हुई। हर बार की अपेक्षा उसने 3 गुना ज्यादा वक्त तक अपनी सांसों को उस नदी में रोक कर रखा। ये कैसे हुआ, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बस शांति से एक जगह पर बैठे बैठे ध्यान लगाने लगा। चुपके से जब उसने अपनी आंखों को बाहर निकाला तो सामने के दृश्य ने उसे हिलाकर रख दिया। बूढ़ा अस्त्रधारी और वो लंगड़ा दोनों एक साथ खड़े होकर दानव जैसे दिखने वाले नरक के पहरेदार को देखे जा रहे थे। उसकी आंखों में आक्रोश था, मानो वो तीनों लड़ने को तैयार। बस इंतजार हो रहा था तो सिर्फ केवल एक बात का, कि कौन हमला पहले करेगा। उन्हें गुस्से से देखता हुआ नरक का पहरेदार दहाड़ते हुए बोला, वो नौजवान लड़का चाहिए मुझे। वो मिल गया तो तुम सबको बिना तकलीफ के मारूंगा, और अगर नहीं मिला तो तुम दोनों की लाश टुकड़ों में यहीं कहीं पड़ी होगी। उसकी बातों को सुनकर अस्त्रधारी ने तीखी निगाहों के साथ बोला, तुम्हें जो कोई भी चाहिए वो यहां नहीं है। बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ नरक के पहरेदार, क्योंकि तुम अकेले हो और हम 2। तभी झाड़ियों से होते हुए 3 नीले कपड़ों में सैनिक उनकी ओर दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। अस्त्रधारी और लंगड़े दोनों ने ही अपने हाथों को जोड़ा और हाथों से कई तरह की मुद्राएं बनाने लगे, जैसे लड़ने को तैयार हों। नरक के पहरेदार और उसके तीनों साथियों ने मिलकर उन दोनों पर हमला कर दिया। ये कोई आम सी लड़ाई नहीं थी। गांव के वो दोनों नागरिक अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन चारों पर हमला करने लगे। एक ही झटके में उन सभी के शरीर लाल रंग से रंगने लगे। खूंखार से दिखने वाले एक सैनिक ने बूढ़े अस्त्रधारी पर हमला करने की कोशिश की तो झटके से अस्त्रधारी ने उसके हाथों को पकड़ लिया और हवा में उड़ाते हुए अपने पूरे शरीर को घुमा दिया। उस सैनिक की हड्डियां पूरी ऐंठ गई और एक ही झटके में न जाने कितनी ही जगहों से टूट गई। दोबारा से कोई भी सैनिक उसके करीब नहीं गया, इसलिए नरक के पहरेदार को उन पे खुद ही हमला करना शुरू करना पड़ा। वो पहरेदार बार बार अपने गदा जैसी दिखने वाली चीज से हमला करता रहा, लेकिन अस्त्रधारी ने उससे बचते हुए अपने घुटने उसके जबड़े पर दे मारे। एक ही झटके में उसके शरीर से काला खून निकलने लगा, जिसे उस नरक के पहरेदार ने थूकते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम ताकतवर हो, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए, ना कि इन तुच्छ इंसानों के साथ, वो जिनका अंत नजदीक है। तुम्हारे लड़ने के तरीके से ही मैं समझ गया कि तुमने बहुत ही लड़ाइयां लड़ी हैं। मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। अपने हाथों को जोड़कर एक सहजता भरी मुस्कान के साथ अस्त्रधारी ने जवाब दिया, बुरे कर्म कर कर अच्छा जीवन जीने में मुझे संतोष नहीं मिलेगा। अच्छे कर्म करके मैं एक आम जिंदगी में ही खुश हूं, पर यह चीज तुम नहीं समझ सकते। उसके लिए भावनाओं का होना जरूरी है। एक अच्छे इंसान का जीवन एक बार जी कर देखो, उसमें दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन उसमें रोमांच भी बहुत होगा। वो पहरेदार चिढ़ गया और पूरी ताकत के साथ अस्त्रधारी पर हमला करने लगा। दोनों को ही मालूम था
कि लड़ाई कांटे की होने वाली है, जैसे उन दोनों को एक दूसरे की शक्तियों का आभास हो गया हो। शरीर सख्त होने की वजह से अस्त्रधारी के कई सारे हमले का उस पहरेदार पर असर ही नहीं हुआ, लेकिन कम हमले करके भी नर्क के पहरेदार ने अस्त्रधारी को घायल कर दिया और उसके मुंह से गाढ़ा खून बहने के लिए मजबूर कर दिया। तुम इंसान कमजोर हो और हम जैसों से तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं। ये बोलते हुए उसने पूरी ताकत के साथ अस्त्रधारी के कंधे पर हमला किया और उसका मजबूत हाथ अस्त्रधारी के कंधे के आर पार हो गया। अस्त्रधारी जोर से चीख पड़ा, आह! वो घुटने के बल बैठ गया। खून की एक लंबी धारा पूरी जमीन पर फैलने लगी। विराज पानी से बाहर निकलने ही वाला है कि अस्त्रधारी ने उसे इशारा करके मना कर दिया, जिस वजह से वो नर्क का पहरेदार विराज को देख ना सका। अस्त्रधारी की सांसें तेज थीं। आंखें बंद करते हुए उसने बोला, जब भी हम इंसानों को जरूरत पड़ती है, हम अपनी काबिलियत से एक कदम आगे निकल जाते हैं। किसी को मारने से ज्यादा ताकतवर शक्ति किसी को बचाने की इच्छा में होती है। इतना कहकर अस्त्रधारी ने अपने हाथों को जोड़ा और मंत्र का जाप करने लगा। एत दृढ़म वीरलोक पुनर्जन्म जीवम। हे मेरे अस्त्र, मुझे आपकी जरूरत है, जागो, जाग जाओ। अस्त्रधारी ने अपने हाथों को अलग अलग मुद्राओं में लहराने के बाद एक दूसरे से जोड़ दिया। तभी उनके शरीर में से एक सफेद उजाला निकलने लगा और सीने से निकलता हुआ एक व्हाइट ड्रैगन पूरी ताकत के साथ पहरेदार की ओर बढ़ने लगा। शाम की शुरुआत होने लगी थी। सूरज का लाल रंग हवाओं में फैलने लगा था। शरीर से निकला लाल रंग अब मिट्टी में हर तरफ बिखरने लगा था। दोनों ही गुटों में घमासान लड़ाई हो रही थी। एक तरफ लंगड़ा आदमी उन सैनिकों से लड़ रहा था, तो दूसरी ओर बूढ़े अस्त्रधारी ने अपने अंदर छिपी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक व्हाइट ड्रैगन निकाला। उस व्हाइट ड्रैगन के लंबे सफेद घने बाल थे जो उड़ते हुए हवा में लहर रहे थे। वो ड्रैगन हवा में गोल गोल घूमने लगा। आसमान की ओर उस ड्रैगन को देखते हुए अस्त्रधारी ने कहा, सुनो पहरेदार, आज चाहे मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे मृत्यु अपनी गिरफ्त में कर ले मुझे, लेकिन वो लड़का तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अस्त्रधारी का काम होता है कि वो लोगों की रक्षा करे, और मैं वो करके रहूंगा। उसके जवाब में उस पहरेदार ने अपनी पीठ के पीछे एक अजीब सी दिखने वाली कुल्हाड़ी निकाली, जो इतनी बड़ी और भारी थी कि उसका एक ही वार किसी भी चीज को फाड़ कर रख दे। ड्रैगन को देखते हुए नर्क के उस पहरेदार ने गुस्से में आकर बोला, वो लड़का कौन है ये तुम्हें पता नहीं, मैं यहां क्यों हूं ये तुम जान नहीं पाओगे। तुम्हारे जैसे तुच्छ प्राणी का मेरे सामने सिर्फ एक ही हश्र हो सकता है। हट जा मेरे सामने से, वरना आज यही मृत्यु की गोद में लेट जाएगा। तभी व्हाइट ड्रैगन ने बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए उस पहरेदार के एक हाथ को अपने जबड़ों के बीच दबोच लिया और उसके बाजुओं को पूरी ताकत के साथ उखाड़ फेंका। वो पहरेदार एक ही सेकंड में दर्द के मारे कराह उठा। आह! वो भी अस्त्रधारी की तरह अपने घुटनों के बल गिर गया। उसके शरीर से काले रंग का खून हर तरफ बहने लगा। हाथ उखड़ते ही वो अधमरा सा हो गया। नर्क से आया वो पहरेदार जमीन की ओर देख रहा था। ड्रैगन अपना जबड़ा खोलकर तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा, मानो वो उस पहरेदार का अंतिम पल हो। हवाएं रुक सी गईं। मौत का साया हवा में झूमने लगा। हर किसी की नजरें जाकर उस पहरेदार के ऊपर गड़ गईं, लेकिन तभी न जाने कहां से उसमें शक्ति आ गई। उसने झटके से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से ड्रैगन के जबड़ों के बीच दे मारा। एक ही पल में उस ड्रैगन का सिर दो टुकड़ों में बट गया और वो सीधा नदी के पानी में जा गिरा। ड्रैगन हारते ही हवा में विलीन होने लगा। ड्रैगन के सिर को दो टुकड़ों में तोड़ने लगा। विराज के भीगे हुए बालों से पानी टपक रहा था, जो उसके हर एक कदम के साथ जमीन पर बरसता जा रहा था। लेकिन उसके पहुंचने से पहले
उस दैत्य जैसे दिखने वाले पहरेदार ने अपना ताकतवर हाथ बूढ़े अस्त्रधारी के पेट के आर पार कर दिया और उसकी अतड़ियों को फाड़ता हुआ पेट से बाहर खींच लाया। एक ही झटके में चारों ओर खामोशी छा गई। जमीन की मिट्टी अपना रंग बदलकर लाल होने लगी। विराज उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में आक्रोश किसी आग समान खौल रही थी। गले में पहनी हुई पत्थर की माला बाहर लटकने लगी और उनमें से पीले रंग का तेज प्रकाश निकलने लगा। अचानक विराज के सीने से गुस्से वाला नीले ड्रैगन का सर निकलने लगा। उसके शरीर पर कोई भी बाल नहीं थे, बल्कि सिर पे 2 काले सींग थे जो देखने में बेहद डरावने लग रहे थे। उस ड्रैगन के शरीर पर ढेर सारी काली धारियां थी, बिल्कुल किसी सांप के समान। शरीर किसी पत्थर के समान कठोर। वो ड्रैगन इतने गुस्से में था कि बिना एक पल सोचे उसने सीधा उस नर्क के पहरेदार के सिर को अपने ताकतवर जबड़ों से पकड़ लिया और चारों दिशाओं में उसे घुमाते हुए उसके धड़ को उखाड़कर बहते हुए पानी में जा फेंका। विराज की शक्तियों को देखकर बूढ़े अस्त्रधारी के चेहरे पर एक अंतिम मुस्कान आ गई। उसके पेट के बीच बड़ा सा गड्ढा हो गया था, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो मृत्यु उसके कदमों में है। विराज ने घुटनों के बल बैठे हुए उनके शरीर को पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया? जल्दी से हीलिंग ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके इसको भरिए, जल्दी। विराज के चेहरे पर जो डर था वो साफ साफ बता रहा था कि आज उसके सामने बैठे घायल आदमी का आखिरी दिन होने वाला है। लेकिन फिर भी उस बूढ़े के चेहरे पर एक कोमल सी मुस्कान थी, जिसके साथ साथ आंखों से आंसू भी बह रहे थे। और उन्हीं बहते हुए आंसुओं के साथ उन्होंने कहा, विराज, ये पत्थर क्या चीज है? तुम्हें कहां से मिला? तुम हो कौन विराज? तुम में ये अद्भुत शक्तियां कहां से आ गई? विराज चुप था। उसे खुद नहीं पता कि ये हुआ कैसे। उसने उस पत्थर को देखने के बाद कहा, बोलिए मत, खून तेजी से बहता जा रहा है, कुछ करिए, अपनी हीलिंग ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके इसे भरिए, जल्दी जल्दी करिए, वक्त बहुत कम है। वक्त कम हो या ज्यादा कोई मायने नहीं रखता, ये मेरा आखिरी वक्त है। जाते जाते मैंने कुछ ऐसा देखा जो एक उम्मीद है। ये मेरे आखिरी कुछ पलों को कोई याद नहीं रखेगा। मैं यूं ही आसमान में विलीन हो जाऊंगा। मुझे पता है कि हमारा रिश्ता उतना गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम शख्स। उस बूढ़े आदमी की सांसें रुक गई। उनका शरीर खामोश हो गया। गांव में रहने वाले जुड़वा भाई बहन भी वहां आ गए। दोनों के शरीर में 2 चेहरे थे, एक काम करता था और एक बिल्कुल भी नहीं। वे लंगड़े का साथ देते हुए वे उन ताकतवर सैनिकों से लड़ने लगे। एक ओर लड़ाई जारी थी तो दूसरी ओर विराज उस बूढ़े अस्त्रधारी की लाश को जमीन पर लेके बैठा था। वो ब्लू ड्रैगन आया और कब हवाओं में विलीन हो गया इसका पता विराज को भी नहीं चला। लड़ाई काफी देर तक चलती रही। आंसू भी बहते रहे, चोटें भी लगती रही, लेकिन जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पीछे से नर्क के भी सैनिक उसकी ओर बढ़ने लगे और चाकू से विराज की पीठ पर उनमें से एक ने हमला कर दिया। अस्त्रधारी का बेजान सा शरीर उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा और चाकू के वार से विराज दर्द के मारे कराह उठा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।